बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन अब तक की जो अहम तरीन अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खानम को मुलाकात की इजाज़त मिली। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अब से थोड़ी देर पहले ये मनाज़िर मैंने देखे कि नौरीन खानम इमरान खान साहब से मिलने के लिए जेल के अंदर रवाना हुई। जेल में क्या बातचीत होती है, कोई खबर निकलती है, नहीं निकलती, मामला किस तरफ जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपने अगले वीलॉग में बता पाऊंगा। कोशिश करेंगे कि जितनी इन्फॉर्मेशन है जो मैक्सिमम निकल सकती है इस माहौल में भी, वो आपके साथ हम शेयर कर सकें। तो सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब की बहन को इजाज़त मिली मुलाकात करने की। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एक हिस्सा जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है। और ये किसी ने अक्लमंद ने मशवरा दिया शहबाज शरीफ को या मौजूदा हुकूमत को या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि अब आप हर चीज़ को तो इस तरह ना लेना फॉर ग्रांटेड। वैसे भी दबाव बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बयानियाँ बनाते हैं कि डील हो रही है, ढील हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, कोई मामला तय पा रहे हैं। तो मामला तो तय ही पाएंगे। ये जब भी होगी बातचीत के जरिए से मामला हल होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि गोलियां चलाई जाएंगी। हाँ, जितना अवामी दबाव बढ़ेगा उतनी ज़रा जो स्पेस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ जाएगी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए कम हो जाएगी। मामला जब भी हल होगा वो बैठ कर टेबल के ऊपर बातचीत से हल होगा। कौन कितना हासिल कर लेता है, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ग्राउंड पे किसकी सिचुएशन बेहतर है। यानी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत तगड़ी है, तो वो अपनी ज़्यादा बातें मनवा लेगी। और अगर इमरान खान साहब बेहतर पोजीशन में हैं तो वो अपनी ज़्यादा बातें मनवा लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या पैदा हुई है, देखें, एक तो याद रहे कि जो इसका एक टेस्ट था ना कि इमरान खान हार गया या बुज़दिल है या इमरान खान डर गया या सरेंडर कर गया, उसका एक ही तरीका है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं, मेरा चैलेंज है आर्मी चीफ को, बाकी लोगों को, कि अगर वो इमरान खान साहब की एक वीडियो ले आए जिसमें इमरान खान साहब माफ़ी मांग रहे हो। यही एक मुतालबा था ना कि पब्लिकली इमरान खान साहब आए और सच्चे दिल से अवाम के सामने माफ़ी मांगे। ये मुतालबा था इनका। अगर तो ये मुतालबा इन्होंने पूरा करवा लिया इमरान खान साहब से, तो लाके हमें दिखा दें, अवाम देख ले कि जनाब इमरान खान साहब ने जो गलत किया, अगर तो किया तो वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो इनको ऐसे साबित करना पड़ेगा कि इमरान खान बुज़दिल है, वरना ये कर नहीं पाएंगे। लोग इनकी बात को मानेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, बातचीत ही होनी है। कौन है जो ये कहता है कि बातचीत नहीं होनी? अल्टीमेटली बातचीत होनी है, लेकिन अवामी दबाव जो है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा पाकिस्तान से छुड़वाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अवामी दबाव को बढ़ाएं। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने रख लेता हूं कि एक तो इमरान खान साहब के मामले में बैनुल अक़वामी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा है गुज़िश्ता चंद दिनों में। आप देखें, दुनिया भर से जो क्रिकेट के कैप्टन हैं उनके पैगाम आ रहे हैं, दुनिया भर से जो सियासतदान हैं उनके पैगाम आ रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से, हर जगह से इस किस्म के पैगाम आ रहे हैं और लगातार इसके ऊपर बात की जा रही है। तो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव है इंसानी हकूक़ की तंजीमों का। तो दबाव तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर बड़ा है, पूरी दुनिया से बड़ा है। एक मुआशी दबाव पहले ही मौजूद था, और वो जो मुक़तदरा है या जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसकी सरबराही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया कि ये मुल्क ऐसे चलना ही नहीं है। ये जो फार्मूला जिससे आप मुल्क चला रहे हैं ना, इससे मुल्क नहीं चलेगा। वैसे तो इस फार्मूले से एक दुकान भी नहीं चलती। इतनी नफरत के साथ आप एक दुकान खोल लें और ऐसी नफरत अंगेज आप वहां पे हरकतें करें तो उससे तो एक दुकान भी नहीं चलती, तो एक मुल्क कैसे चलेगा? बहरहाल इन्होंने कोशिश करके देख लिया, मुल्क नहीं चला। और जो एनालिसिस फाइनली हुआ वो ये हुआ कि इमरान खान के बगैर अब ये सिस्टम आगे बढ़ता नहीं है, क्योंकि लोग डट कर खड़े हो गए हैं, लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर कोई ये कहता है ना कि ये कोई ढील शील, कोई डील शील है, तो उसको चाहिए वो जाके फैसला पड़े। आज ही GHQ हमला केस के अंदर 47 लोगों को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। इनमें इनका साबिक वज़ीर आला भी है, ज़रताज गुल वज़ीर भी हैं और बहुत सारे इमरान खान साहब के वफादार भी हैं। तो इनकी जायदादें जब्त हो रही हैं, इनके ऊपर सजाएं हो रही हैं। यास्मीन राशिद साहिबा का मामला अगर आप जाकर देख लें, 78 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं वो। और जो उनके साथ किया जा रहा है ये किसी दुश्मन के साथ भी नहीं किया जाता। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और नवाज शरीफ ने मिलकर जुल्म की ये दास्तान भी रकम की है कि 78 साल खातून को वो बदला इस बात का ले रहे हैं कि इसने नवाज शरीफ को नाकों चने क्यों चबवाए, इसने नवाज शरीफ को शिकस्त क्यों दी। इस बात का एक 72 साल खातून से बदला लिया जा रहा है और हम सब ये होता हुआ देख रहे हैं। अब एक्चुअली सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये बात तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अपने अजीज ने कह दी ना, मोहसिन नकवी ने कहा, सिस्टम ही कोलैप्स कर गया, सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने इस बात का एतराफ कर दिया तो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? इमरान खान की वजह से, क्योंकि सिस्टम चलता है लोगों से। पाकिस्तान में तेल तो निकलता नहीं ना, बहुत बड़े पैमाने पे मादनियात सोना निकलता है या कुछ गैस निकलती है यहां से। तो पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा वसाइल नहीं है कि दुनिया को बेचे और अमीर मुल्क बन जाए। नहीं, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा वसीला पाकिस्तान की आवाम है। वो पैसा बनाते हैं
अवाम काम करते हैं, हुकूमत पैसा कमाती है, टैक्सेस इकट्ठे करती है। अब मामला ये है कि अवाम तैयार ही नहीं है कोऑपरेट करने के लिए इमरान खान के बगैर, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ ली है और मिडिल क्लास नाराज है। लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से भाग रही हैं। अब ये अवाम की जेबें काट के, अवाम के ऊपर दबाव डाल के कौमी खजाने में पैसा जमा करते हैं और उसके जरिए से आलमी सतह पर स्टेबिलिटी दिखाते हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि अवाम की पसली एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकेगी। जब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो अवाम चीजें खरीदना बंद कर देगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इमरान साहब, हर घर के अंदर जहां पे कोई थोड़ा सा भी बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, लोग अपने जेवर बेच के, अपना सामान बेच के, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं हमने सरकारी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। जो लोग एसी इस्तेमाल करते थे वो लोग कह रहे हैं जी पंखों पे गुजारे करो, हमने कूलर पे गुजारा कर लेना है, लेकिन हमने ये सरकारी बिजली नहीं खरीदनी। अब आप ये सोचेंगे, अब सरकारी बिजली जब नहीं खरीदेंगे तो बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। जब बिजली की डिमांड कम हो जाएगी तो सरकार कम बिजली बेचेगी। कम बिजली तो आप बेचेंगे, लेकिन आपने बिल तो देने हैं 40,000 मेगावाट से ज्यादा के। वजह यह है कि आपने आईपीपीज लगाए हुए हैं, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, आप उनकी बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको बिल तो देना है। अब मामला यह है कि एक बिल पहले अगर फर्ज करें 100 बंदे मिलकर दे रहे थे, उनमें से 30 बंदों ने लगा लिया सोलर और बैटरी लगा ली, अब वही बिल पड़ेगा 70 बंदों को। यानी जो 100 बंदे बोझ उठा रहे थे वो 70 बंदों को उठाना पड़ेगा। गरीब और ज्यादा पिसेगा, कमजोर आदमी और ज्यादा पिसेगा। हुकूमत मजीद सख्त पॉलिसीज लेकर आएगी। ये मैंने आपको सिंपल करके एक रीजन बताया। एक और चीज आपको मैं बताई, आने वाले दिनों में हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और ये सब कुछ हो रहा है महंगी बिजली की वजह से। नाज़रीन, एक बात बैरिस्टर गौहर ने की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कुछ सहाफियों ने एक खबर दे दी कि जनाब इमरान खान साहब का जो मुर्सी वाला बयान है, मोहम्मद मुर्सी वाला, उस पर बड़ी नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट में, लिहाजा आज भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी उनके अहले खाना से। लेकिन फिर मुलाकात हो गई। मेरी ना अपने सहाफी दोस्तों से एक गुजारिश है, एस्टेब्लिशमेंट के ना हाथ पांव फूले हुए हैं, इनका बेड़े गर्क हो गया। इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। इनमें एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, और आसिम मुनीर साहब की अपनी अलग ही एक दुनिया है, वो अलग बात करते हैं। तो सहाफियों से मेरी गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज पे भरोसा ना करें, वो अपने तौर पे चीज़ों को चेक करें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट लगातार गुज़िश्ता चंद महीनों से जो खबरें दे रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, वो उन खबरों के जरिए से वक्ती तौर पर डाइवर्जन तो लगा देते हैं, लेकिन अच्छे खासे सहाफ़ी जिनको वो इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अब कपिल देव ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंडिया के साबिक कैप्टन है, इंडिया के लिए पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था, बहुत ही अजीम और लेजेंड प्लेयर हैं क्रिकेट की दुनिया के। उन्होंने कहा जी इमरान खान दुनिया के अजीम क्रिकेटर और साबिक वजीर आजम है, मानते हैं हमें कानून का इल्म नहीं है, सिर्फ इंसानियत की खातिर कैदी की बुनियादी सहूलियात और इलाज का मुतालबा हम कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी और नहीं मांग रहे। तो ये दुनिया पूरी के अंदर इमरान खान साहब की वजह से, या आसिम मुनीर साहब ने जो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन इन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये कोई डील है, कोई बातचीत है, कोई बातचीत ही तो होनी होती है, और क्या बंदूकें निकाल के इमरान खान ने मार देना? उसने जितना दबाव डालना था डाल लिया मार खा के। एक सियासतदान मार खा के दबाव डालता है, एक बंदूक बरदार जो है वो बंदूक चला के दबाव डालता है। बंदूक चलाने वाले ने बंदूक चला के देख ली, सियासतदान ने मार खा के दिखा दिया। अब पता चल गया किसके अंदर कितना दम है। सियासतदान जो है वो आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो खात्मा हो रहा है ना कि मुलाकात पहले नहीं करवाई जा रही थी, कैद तन्हाई, अगर तो इन चीजों का खात्मा हो रहा है तो ये एक बेशर्मी का, बेहयाई का और लाकानूनियत का खात्मा हो रहा है। लाकानूनियत और बेशर्मी और बेहयाई की शिकस्त हो रही है। और इमरान खान बुज़दिल साबित नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान ने साबित किया कि वो साबित कदम था, उसकी फैमिली ने साबित किया, उसके लोगों ने साबित किया। वो जाने गंवाने के बावजूद आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार वो जो मैंने कहा था कि टक्कर के लोग मिले, तो लोगों ने वाकई टक्कर दी है और उन्हें अब अपने मौक़िफ़ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए, ये पीछे हट के अगर फिर भी सियासत करते रहे, कारोबार करते रहे, फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो इमरान खान के मार खाने का भी कोई फायदा नहीं है, मेरे जबरी तौर पे लापता होने का भी कोई फायदा नहीं है, शहीद अरशद शरीफ की शहादत का भी कोई फायदा नहीं है, जिल्ले शाह जैसे मासूम के कत्ल का भी कोई फायदा नहीं। बेशुमार लोग मारे गए, बेशुमार लोग जख्मी हुए, लोगों के घर टूट गए, बर्बादी फिर गई पाकिस्तान में। अगर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले की तरह निजाम चलाना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो हम जहां खड़े थे हम वहीं खड़े। लेकिन अगर इस बाब को बंद कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान को फायदा है, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात की है, और स्पेसिफिकली जो सरहद यूनिवर्सिटी में वाकया पेश आया उसके हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी वर्दी पर हाथ डालना अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, लेकिन अगर वर्दी वाले किसी की इज्जत पे हाथ डालें तो वो अफसोसनाक है या नहीं, ये भी सवाल मुझे पूछना है उनसे।
मामला ये है कि अगर खवातीन के साथ कोई बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, कानून के मुताबिक आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, सारा कुछ करते हैं। सरकारी ऑफिसर जो है ना, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जिसके हाथ में बंदूक है और सरकार की बंदूक है, उसका रद्द-ए-अमल हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए आम आदमी के रद्द-ए-अमल से। यानी मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं तो गले पड़ जाऊंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, मेरी वो ट्रेनिंग और तरबियत नहीं है। मैं निजाम से नाराज हूं, लेकिन जो बंदा खुद निजाम का हिस्सा है वो निजाम के ऊपर अदम एतमाद कैसे कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखना, अगर आप यूनिफॉर्म पहनने वाले शख्स का भी खानदान है और इज्जत नफ्स है, उसको आप इजाजत दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी इजाजत दें, मुझे भी एनओसी दी जाए। मैंने तो उन सारे अफसरान के और अहलकारों के नाम शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, मैंने अपने दिल पे लिखे हुए हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे घर आके जबरदस्ती दाखिल होकर मेरे घर में बदतमीजी की, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा की है। तो मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनसे बदला लूं, मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनको डंडे मारूं, उनके ऊपर हवाई फायरिंग करूं, उनको हरासा करूं, उनके साथ जाके झगड़ा करूं, उनको निहत्ता करके। मुझे भी आप इस बात की इजाजत दें ना कि जो मेरे घर में जबरदस्ती घुसते थे, मेरे घर की खवातीन को और बच्चों को हिरासा करते थे, मुझे एनओसी दिया जाए कि मैं उनके साथ जाके वही सब कुछ कर सकूं। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म वाले के लिए सारी दुनिया बोल रही है, हम कीड़े मकोड़ों के लिए कोई नहीं बोलता। हम कीड़े मकोड़ों के बेडरूम्स के अंदर घुस जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारे बच्चों का सामान उठा के ले जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारी औरतों को सड़कों पे घसीटते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारी औरतों को अगवा कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। उनको हरासा करते हैं, उनके ऊपर पिस्तल तान लेते हैं, खवातीन के ऊपर, निहत्ती खवातीन के ऊपर उस्मान डार की वालदा का गिरबान फाड़ देते हैं, कोई नहीं बोलता। जो चौधरी एजाज की बीवी के साथ किया, जो शहबाज गिल का ड्राइवर था, उसकी एरिया को ले जाकर थाने में बंद कर दिया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। वो जो उस्मान डार के साथ एक और लड़का था, उसकी बीवी को किस तरीके से उसको कहा गया कि जनाब इनको नंगा करके इनकी वीडियो बनाएंगे, वो बेचारा टूट गया उसके बाद, इस पे कोई नहीं बोलता। हम कीड़े मकोड़ों की खवातीन की, हमारे घर वालों की इज्जत कोई नहीं है। ये इज्जत सिर्फ यूनिफॉर्म वालों के घर वालों की है कि इनको कोई छेड़े, इनके साथ बदतमीजी करे, बंदूक निकाल के गोली चला देंगे। हम लोगों की नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम जानवर हैं, हमारा कोई हक नहीं है। यानी ये पाकिस्तान सिर्फ इनके लिए बनाया था कायदे आजम ने, हमारे लिए नहीं बना था। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कानून पे भरोसा नहीं करके कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो हमें भी एनओसी दी जाए, हम भी कानून अपने हाथ में ले लें, फिर हमें भी इसी तरह अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पूरी दुनिया में, और हर जगह पे हमारे हक में आवाज उठनी चाहिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को मना कर दिया कि अब आपने सूबों वाले मामले पे भी बात नहीं करनी। याद है, इससे पहले नवाज शरीफ ने मना किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी मोहसिन नकवी भी बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ भी बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बंदा किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। फिर नवाज शरीफ ने आप कह दिया जी ये सूबों वाला मामला है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करेगा। पूरी पार्टी को ना मियाँ साहब ने कंप्रोमाइज होकर एक सीट अपनी जो यास्मीन राशिद से ली है उसके चक्कर में, और जो अपने भाई को हुकूमत बनाकर दी है, बेटी को वज़ीर आला बनाया, इस चक्कर में पूरी पार्टी को गूंगा कर दिया नवाज शरीफ ने। और जमहूरियत तो है ही ये कि आप बात करें, आप इख्तलाफ करें, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत, डेमोक्रेसी। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तरफ आते ही नहीं। उन्होंने पूरी पार्टी को जो है वो गूंगा बहरा बना के रख दिया कि ना तुम कुछ सुनते हो, ना कुछ तुम बोलते हो। यानी वो तो कहते हैं ना, वो गांधी जी के 3 बंदर कि ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। इनको जो है ना वो बिल्कुल वो सुन गुन करके रख दिया बिल्कुल। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जैसे वो खुद थे, वो पूरी पार्टी को भी उसी तरह बना रहे हैं। नाज़रीन, एतजाज़ अहसन साहब ने स्टेटमेंट दिया, वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने ट्रंप को नोबेल का अमन इनाम के लिए नामजद किया और साथ ही नेतन्याहू ने भी ये किया। तो पाकिस्तान और इसराइल का हीरो एक होना ये बड़ी शर्म की बात है। शहबाज शरीफ को ट्रंप ने कहा कि नाचो। वैसे हमने तो नाचते हुए देखा भी, सलूट मारते हुए देखा। शहबाज शरीफ साहब जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को देखते ना, चौथी लाइन से भी दूर से ही सलूट ठोक देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। यानी जिधर डोनाल्ड ट्रंप देखा वहां पे सलूट ठोक दिया। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे जिस लेवल की पॉलिसी की है ना, या जिस लेवल की खुशामद की है, मैं सोचता हूं कि पता नहीं इनको वजीर आजम रहने का मजा भी आता होगा या नहीं आता होगा। यानी वजीर आजम तो एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत ताकत आपको मिलती है, लेकिन जब आप दिन रात खुशामद कर रहे हैं, एक सरकारी मुलाजिम की खुशामद कोई लेवल ही कोई नहीं है। एक सरकारी मुलाजिम की खुशामद चल रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद चल रही है, जिसको मिलते हैं उसको जपियां पपियां उसकी खुशामदें शुरू कर देते हैं। बहुत ही अजीब हालत है बेचारे की। मुझे हैरत होती है कि वज़ीर आज़म बनने का मजा भी पता नहीं कैसे आता होगा इनको। नाज़रीन, एक और खबर है, ये बड़ी खौफनाक खबर है। कोयटा में 5 मजदूरों को दोबारा से मुसल्लह अफराद ने कत्ल कर दिया। यानी एक और वाकया हुआ, 5 मजदूरों को उठाया, वो काम कर रहे थे कोयटा में, उन्हें कत्ल करके उनकी लाशें फेंक दी। ये रूटीन बनती चली जा रही है। जहां दिल करता है गाड़ियां रोक लेते हैं, जिसको चाहे मारते हैं। मस्तूम के हालात इतने खराब हैं कि वहां पे आबादी को कहा जा रहा है कि आप इलाका खाली करके यहां से निकल जाएं। आप अंदाजा करें कि हंसते बसते सूबे को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया गया पूरी मईशत, पूरी एक नस्ल का। और वहां पे जो इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है उसको उठाकर जेलों में डाल देते हैं। मारंग बलोच जैसी जमहूरी आवाज़ों को वहां पे चुप करवाया गया।
सिमीदीन बलोच जैसी आवाज़ों को जो है वो कुचला गया और लगातार इस किस्म के जुल्म का सिलसिला अभी तक जारी है। लकी मरवत में नाजरीन बड़े खौफनाक मनाजिर आ रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ। ये बन्नू पुलिस और फौज के दरमियान एक खून रेज किस्म का तसादुम होते होते रह गया। और यहाँ पे जो वीडियो है ये इतनी खौफनाक है कि पुलिस वालों ने यूनिफॉर्म उतारे हुए हैं, हाथों में इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और ये फौज को वहां से जाने का कह रहे हैं और फौज को कह रहे हैं तुम कश्मीर में चले जाओ, तुम जाओ जाकर कश्मीर फतह करो, यहाँ पे मत आओ। और ये फौज को ज़बरदस्ती यहाँ से वापस भेज रहे हैं। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। यानी वहाँ पे पुलिस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पास वीडियो सबूत हैं और अगर हमें मजबूर किया गया तो वो सबूत हम सामने लेकर आएंगे, जिसमें फौजी काले शीशों वाली गाड़ियों में दहशतगर्दों को भर भर कर कैंट के इलाके में ला रहे हैं। तमाम पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी छोड़ दी है। वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती मिलिट्री ऑपरेशन के लिए राह हमवार की जा रही है और दहशतगर्दों को काले शीशे वाली गाड़ियों में भर भर कर लाया जा रहा है। ये बाकायदा बन्नू पुलिस ने इसको पश्तो के अंदर अनाउंस किया है। इसका तर्जुमा यह है कि हमें मालूम है कि हमारे पास वीडियो सबूत मौजूद हैं कि कोहाटी गेट बन्नू से गाड़ियों में दहशतगर्दों को लाकर दोबारा इलाकों में आबाद किया जा रहा है। हमें सबूत आम करने पर मजबूर ना किया जाए कि दुनिया देखे कि फौज दहशतगर्दों की आबादकारी कर रही है। ये जनाब वहां पुलिस कह रही है लकी मरवत बन्नू में। वो ये बता रहे हैं कि जनाब हालात यहां तक पहुंच गए हैं। बन्नू में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी छोड़ दी है। वो एहतजाज कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से अमन कमेटियों के वफूद भी एहतजाजी मुजाहरे में पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर मुश्तमिल हतमी लायामल जारी किया जाएगा। अब इसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। फिर बन्नू पुलिस की जो अमन कमेटी है उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने कहा जी कि हम एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं, हमारी पुलिस तबाह कर दी गई है, चौकियां खत्म कर दी गई हैं, क्योंकि इन रस्तों से ये मादनियात और दहशतगर्दी का कारोबार करते हैं। इन चीज़ों से ये बहुत पैसा कमा लिया है आप लोगों ने और कारोबार कर रहे हैं, लेकिन खुदारा हमारे घर वालों और अवाम पर रहम करें। यानी पुलिस भी तंग आ गई। अब ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये क्या कर रही है? वहां पे पश्तूनों से पूछो, वो कहते हैं जी हमारे तो घर तबाह कर दिए इन्होंने। जिससे बात करो वो ये कहते हैं जी हमारी जिंदगियां जीरन कर दी हमारी मादनियात के चक्कर में। हमारे एक मुझे वहां पे मिले एक साहब, वकील साहब थे, वो मुझे मिले हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। उन्होंने मेरे सामने एक पोटली खोली और मुझे दिखाते कहते जी ये हमारे दुश्मन। साथ उनके पास बहुत सारे कागज थे, तस्वीरें भी थी। मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा ये पत्थर हमारे दुश्मन है। उनके हाथ में मादनियात थी। उन्होंने कहा जी ये वो चीजें हैं जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, ये हमारे इलाके से निकल आई है, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। वहां पे लाके दहशतगर्दों को बिठा दिया जाता है, फिर ऑपरेशन के नाम पे हमें निकाला जाता है और फिर दोनों मिलकर वहां से मादनियात निकालते हैं, हम लोगों को वहां से बेदखल कर देते हैं। हमारे साथ तो यही हो रहा है कई दहाइयों से और लगातार अब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। नाजरीन ये बड़ी ही संगीन सूरत हाल है और इसको सिर्फ और सिर्फ एक अवामी मुंतखब हुकूमत ठीक कर सकती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत बढ़ती चली जा रही है। कर्नल वाला वाकया आप देख लें, एक आदमी का वाकया है, उसने हवाई फायरिंग की है, वो बहुत बड़ा वाकया नहीं है, लेकिन बड़ी घटिया हरकत की। उसको वहां पे जाके एक तो असला लेके यूनिवर्सिटी में घुसना, ये बहुत ही मायूब बात है। यूनिफॉर्म पहन के आप चले गए हैं रोप डालने के लिए। आपको अगर करना ही था तो आप और तरीके से करें, 100 और तरीके। वहां पुलिस वाले मौजूद थे, आप उनको कहते हैं, पुलिस वालों को कहते हैं देखें मेरी अहलिया के साथ करें, पकड़े नहीं गिरफ्तार करें, वो और 10 चीजें हो सकती थी, क्योंकि आप लॉ इन्फोर्समेंट का हिस्सा हैं। आप सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूं, मैं सिस्टम पे अदम एतमाद करते हुए बंदूक हाथ में उठा लूं तो भाई मेरा जायज है, आपका नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हैं, आप वहां काम कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे से बहुत ज्यादा है, आपको इसके लिए ट्रेंड किया गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वाकये को जिस तरह लोगों ने इस पर रद्देमल दिया ना, ये बड़ा खौफनाक है। मिलिट्री